नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एक दिन लेट आ रही है, तो उसके लिए तो पहले माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं आज का भी वीडियो इनफैक्ट एक दिन बाद ही डाल पाऊँगा, क्योंकि मैं समहाउ ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। बट आप ये एश्योर्ड रहिए कि वीडियोज़ आते रहेंगे, एक भी दिन मिस नहीं होगा। अगर मिस होगा तो मैं उस दिन को छोड़ के उसका जो पर्टिकुलर न्यूज़ है मैं वीकेंड में कवर कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़, फॉक्सकॉन वेदांता पुल दी प्लग ऑन सेमीकंडक्टर जेवी। देखिए, फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों ही काफ़ी टाइम से एक सेमीकंडक्टर का जॉइंट वेंचर लेके आने वाली थी, और अभी रिसेंटली ये चीज़ सुनने को मिला था कि भाई इनके डील हो सकता है कैंसिल हो जाए। अब क्या डिफरेंस बताया जा रहा है कि भाई डिफरेंस ये है कि दोनों के अप्रोच में डिफरेंस है। इनफैक्ट मेन डिफरेंस तो ये बताया जा रहा है कि कल्चरल डिफरेंसेस इन देयर अप्रोच। मतलब एक कंपनी जो है वो मिनरल एक्सट्रैक्शन में है या उसके प्रोसेसिंग में है, और एक प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी फर्म है। तो दोनों को एक एक साथ में नहीं लेके आ पा रहे, दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ एक सेम पेज में नहीं आ पा रही है। फाइनली उन्होंने डील को कैंसिल ऑफ कर दिया। अब जो है वेदांता किसी और के साथ पार्टनरशिप करेगा, और फॉक्सकॉन ऑलरेडी किसी और के साथ अनाउंसमेंट करने वाला है, जैसे आई थिंक बड़े बड़े कंपनीज रिलायंस वगैरह के साथ हो सकता है वो टाई अप करके आ जाए। हिट देखने को मिल सकता था कल वेदांता के शेयर में, बट समहाउ मैंने नोटिस किया कि वेदांता का शेयर स्टेबल रहा कल के मार्केट में। अब देखते हैं वेदांता कैसे इसको किसी और के साथ पार्टनरशिप करके एक नया जेबी लेके आता है या खुद से लेके आता है। उसके बाद ऑनलाइन डिलीवरीज इन डीप मार्केट आफ्टर हैवी रेन्स। देखिए, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और इनफैक्ट गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार कि भाई आप घर से मत निकलो, आप जितना हो वर्क फ्रॉम होम करो। तो इस बारिश में अब जो है ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह वो काफ़ी इम्पैक्टेड रही है। या तो वो सर्विस दे नहीं पा रही, अगर सर्विस दे पा रही है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, वाटर लॉगिंग हो जा रहा है। कैसे जाएंगे वो जो भी डिलीवरी पीपल है, वो जा नहीं पा रहे। दोस्तों, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, यही एक आपको एक चीज़ दिखाता है कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी फॉर ड्रोन्स इज़ गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट। आप देखिए, अभी अगर ये ड्रोन रहता और अगर लाइन ऑफ साइट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, तो आप हर जगह आप ड्रोन से डिलीवरी कर सकते थे। तो मुझे खास करके बिलीव है कि भाई आने वाले टाइम में इस टाइप के टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ड्रोन का यूज़ काफ़ी होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, डेटा बिल में गिव गवर्नमेंट पावर टू लोअर एज ऑफ कंसेंट। देखिए, इसमें बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि एज ऑफ कंसेंट क्या है कि इतने बिलो ईयर्स का अगर कोई इंडिविजुअल रहता है तो आपको उससे प्रॉपर एक कंसेंट लेना पड़ेगा उसका डेटा प्रोसेस करने से पहले। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स से भी एक्सप्लिसिटली परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई वो उसका डेटा प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता उस इंडिविजुअल का। तो पहले ये एज 18 ईयर्स था। अब ये जो कंपनीज है जैसे कि फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, ये लोगों ने बोला कि भाई हम इतने कम एज के अगर लेंगे तो हमारे कितने सारे ऑडियंस है, हमको परमिशन लेना पड़ेगा, इससे अच्छा आप इसको थोड़ा कम कर दो। तो अब गवर्नमेंट ने उसको कम करके 18 से 14 करने का सोचा है। फिर उसके बाद एक होता है वाइट लिस्टिंग अप्रोच। वाइट लिस्टिंग अप्रोच क्या होता है कि भाई हम इस जगह से डेटा प्रोसेस करने दे सकते हैं, इसको डेटा प्रोसेस करने के लिए दे सकते हैं। ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच क्या होता है कि भाई हम इस डेटा को प्रोसेस करने नहीं, मतलब इधर डेटा हमारा प्रोसेस हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हम पहले कर रहे थे कि वाइट लिस्टिंग ऑफ कंट्रीज़ हमारा अप्रोच था, मतलब इस कंट्री में हमारा डेटा प्रोसेस हो सकता था। अब हम ब्लैक लिस्टिंग ऑफ जोग्राफीज कर देंगे अप्रोच को, क्या कि इस जोग्राफी में हमारा डेटा प्रोसेस नहीं हो सकता। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। फिर उसके बाद इंडियन बेवरेज एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखा है भाई गवर्नमेंट को कि आप जो है वो सिन टैक्स और जो सिन टैक्स लगते हैं किसमें, फिजी और जूस बेस्ड ड्रिंक्स में, उस पर आप सिन टैक्स हटा दिया जाए। इसका दो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये सिन टैक्स होता क्या है, कोई भी गुड्स ऐसा जो हार्मफुल है इंडिविजुअल के लिए, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, सिन टैक्स लगाती है, ताकि एक वो गुड्स और थोड़ा महंगा हो जाए, ठीक है,
ताकि कंज्यूमर के रीच के थोड़ा बाहर हो जाए। हालांकि लोग देखिए पीते ही है, अगर किसी को सिगरेट पीना हो वो जितना भी आप सिंटैक्स लगा दो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिल कंज्यूम इट। वैसे ही सिंटैक्स भी होता है, वैसे ही अगर आप ड्रिंक्स वगैरह में भी अगर आप इम्पोज कर दो सिंटैक्स तो वो बिकेंगे तो बिकेंगे। सेकंड चीज़ ये होता है कि भाई उनको फिर एक ख़राब कैटेगरी में डाल दिया जाता है अंडर जीएसटी, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव कनोटेशन आ जाता है उस पर्टिकुलर गुड्स को लेके। तो ये दो रीज़न से इंडस्ट्री बोल रही है कि भाई ठीक है प्राइस तो इतना फिर भी इम्पैक्ट नहीं करता है, बट ये जो नेगेटिव कनोटेशन दे रहे हो ना आप, उतना ख़राब हमारा गुड्स है नहीं। इनफैक्ट उतना ख़राब तो क्या, हमारा गुड्स ख़राब है नहीं। हमें प्लीज़ इस सिगरेट और ये अल्कोहल के कैटेगरी में डाल के हमारा गुड्स को वो मत करिए आप, ताकि लोगों के मन में एक नेगेटिव कॉनोटेशन ना आए। तो इसलिए उन लोग इंडस्ट्री जो है रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप जो है इसे हटा दिया जाए सिंटैक्स को हमारे गुड्स से। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट मुर्मू एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर स्टूडेंट सुसाइड्स एंड ड्रॉप आउट्स। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि भाई कई सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स में, जैसे अभी आईआईटी दिल्ली में एक 20 ईयर ओल्ड ने सुसाइड कर लिया, फिर उसके बाद ऐसे सुसाइड के केसेस और भी इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिले हैं। तो इसके कारण जो गवर्नमेंट है ये चीज़, मतलब प्रेसिडेंट ने है वो, इन्होंने कुछ कंसर्न व्यक्त किया। इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई लर्निंग सेंट्रिक सिस्टम इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट हैज़ टू बी क्रिएटेड इन इन इंस्टीट्यूट्स टू हैंड होल्ड स्टूडेंट्स इन नीड, सेज प्रेसिडेंट मुर्मू। फिर उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि भाई ड्रॉप आउट्स भी काफ़ी होते जा रहे हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो 2500 स्टूडेंट्स हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ आईआईटीज़ एंड 100 स्टूडेंट फ्रॉम आईआईएम्स, और उसमें से 50% लोग जो है रिजर्व कैटेगरी से आए थे। तो उनका ये चीज़ कहना है कि भाई कई बार क्या होता है कि रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी जो है रिजर्व कैटेगरी को नहीं होती है, तो उनके पास फिर बाद में इवेंचुअली कोई सोल्यूशन नहीं रहता, फिर वो अपने फैमिली बिजनेस या खेती ये सब में लग जाते हैं एंड उनको अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि बाद में जाके कंट्री के डेवलपमेंट में भी ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इसरोस टैलेंट बेस्ड प्रोपेल्स बडिंग स्पेस टेक स्टार्टअप्स। देखिए ये न्यूज़ क्या है दोस्तों कि इसरो ने अब, इसरो के जो एक्स एम्प्लॉयज़ है, मतलब जो इसरो के साथ पहले जुड़े हुए थे, अब स्टार्टअप्स वगैरह क्या कर रहे हैं कि उनको हायर करना चालू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइव ये सब जिसका एक टैलेंट था कि भाई वो इसरो में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे स्पेस लॉन्च में या रॉकेट लॉन्च वगैरह में। तो ये सब चीज़ स्टार्टअप्स वगैरह को भी काफ़ी काम आएगा। एंड ये सब चीज़ से क्या होगा कि उनको ये चीज़ पता चल जाएगा भाई इसरो का डिमांड क्या है, एक्चुअली इसरो क्या चीज़ चाह रही है, तो उनको इसरो का कॉन्ट्रैक्ट जीतने में भी काम आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ई कॉमर्स लॉक्स 24% क्वार्टर टू ग्रोथ एज प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्लिक। सिंपल सा न्यूज़ है दोस्तों, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि भाई ई कॉमर्स जो है वो अब प्रीमियम चीज़ें बेचना चालू कर रही है। से सपोज 412,000 सी वॉल्यूम्स डिक्लाइन बाय 20%, ठीक है। प्रीमियम स्मार्टफोन सेल्स जम बाय 50% इन द पास्ट 6 मंथ्स। क्यों ऐसा है कि भाई इजी फाइनेंसिंग हो जा रहा है चीज़ों का, मतलब जो लो कॉस्ट ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई या बाय नाउ पे लेटर बीएनपीएल प्लेटफॉर्म कितने आ जा रहे हैं अपने, तो वो सब के कारण क्योंकि फाइनेंस ईजी हो गया तो ऑब्वियसली परचेज भी अभी ईजी हो गया है। लोग काफ़ी हैवी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, लाइकली डैमेज टू सोन क्रॉप स्टोक्स फूड इन्फ्लेशन वरीज। काफ़ी हैवी क्वांटिटी में रेनफॉल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के न्यूज़ में बताया था कि भाई हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। एंड इसके कारण क्या है, एक तो फ्लड वगैरह का जो एक्सपेक्टेशन है वो तो है ही, सबसे मेन है कि भाई जो क्रॉप जो डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सप्लाई चेन में। अब इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन कई खरीफ क्रॉप्स का बढ़ सकता है, मतलब कई खरीफ क्रॉप्स सो नहीं हुए तो उसके कारण आने वाले टाइम में और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जैसे हम लोग ने देखा कि टोमेटो उस टाइम में सो ही नहीं हो पाए अपने सोइंग सीजन में, तो अब जाके देखिए टोमेटो का प्राइस कितना हाइक हो गया है। अभी भी यही चीज़ है कि भाई खरीफ क्रॉप्स अगर सो नहीं हो पाएंगे तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि भाई जितने भी जो खरीफ क्रॉप्स है, जैसे कि राइस हो गया, मतलब पैडी हो गया, ये सब चीज़ के दाम बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया टू पुश ग्लोबल ग्रीन पैक्ट एट G20। देखिए
इंडिया अभी G20 का प्रेसिडेंसी लीड कर रहा है। अभी इसके पहले वाला जो G20 हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, अब इंडिया में हम्पी में होगा। हम्पी आपको पता है कर्नाटका में काफ़ी हिस्टोरिकल एक जगह है, तो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। तो अभी क्या है कि हम्पी में ये जब G20 होगा तो इंडिया पुश करेगा ग्रीन पैक्ट फॉर ग्रीन पैक्ट के लिए पुश करेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई क्लाइमेट फाइनेंस, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुअर रही है हिस्टोरिकली। सो उसका इंटरेस्ट को इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। ग्लोबल साउथ की मतलब समझ रहे हो ना, अगर आप पूरा वर्ल्ड के मैप को अगर नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दो तो ग्लोबल जो साउथ के जो कंट्रीज़ रहते हैं, साउथ की जो कंट्रीज़ जैसे कि इसमें इंडिया हो गया या साउथ अमेरिका हो गया या अफ्रीका हो गया, मतलब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के कई सारे कंट्रीज़ हैं आई मीन, तो उसमें जितने भी जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है वो काफ़ी हिस्टोरिकली पुअर रही है, तो वो डिमांड कर रही है अब डेवलप कंट्रीज से जो कि नॉर्थ साइड में बिलोंग करती है, जैसे यूएस हो गया, यूरोप के इतने सारे कंट्रीज़ हो गए। तो उनको डिमांड करिए कि भाई आप हमारा फाइनेंस थोड़ा चालू करो क्लाइमेट का, सो दैट हम भी ग्रीन डेवलपमेंट कर पाए, सो दैट हम पे भी आप फिर वो तरह तरह की ऑब्लिगेशंस ना लगाए कि भाई कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये सब लगा के हमारे गुड्स को अनकम्पिटिटिव मत बनाइए। इनफैक्ट हमें सपोर्ट करिए ताकि हम भी उस तरीके से डेवलप कर पाए। फिर उसके बाद मेजर्स टू गेट ग्लोबल इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। ग्लोबल इकोनॉमी अभी काफ़ी रिसेशन में चल रही है, कई सारे कंट्रीज़ बस अब रिसेशन हो सकता है, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिक्लेयरिंग रिसेशन है। तो इंडिया जिस कह रही है कि अब हमें मिल के कुछ एक्शन लेना पड़ेगा सो दैट ये ग्लोबल रिसेशन हट जाए। ईजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग कॉस्ट डेवलप वर्ल्ड शुड शेयर। Next is also drug regulator to issue warning against फोलोसोडिन इन कफ सिरप्स। देखिए फोलोसोडिन क्या करता है कि एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक डिजीज़ कॉज करता है, तो इसके कारण WHO ने भी कई बार वार्न किया है। अब जैसे इंडिया में भी जो है, इंडिया में भी इस चीज़ को वार्न किया जाएगा थ्रू इंडियाज़ ड्रग रेगुलेटर। अगर फोलोसोडिन की बात करें तो फ्रॉम मार्केट्स इंक्लूड जो जो कंट्रीज जो इन्होंने ओवर द काउंटर बेचने से मना कर दिया है और प्रेस्क्रिप्शन बेस पे ही कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की होगी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, यूके का हो गया, फिर मलेशिया का हो गया। अब इंडिया में जो है अब इस पर स्टडी किया जा रहा है एंड देन हो सकता है इंडिया में भी इसे बैन कर दिया जाए। बैन एज इन बैन नहीं करेंगे इन लोग, वार्निंग इशू कर देंगे सो दैट OTC जो बिक रहा है वो बंद हो जाए, सिर्फ प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन बेसिस पे ही इसे बेचा जाए। नेक्स्ट दोस्तों, चाइना स्लिप्स टू ब्रिंक ऑफ डिफ्लेशन एडिंग अर्जेंसी फॉर स्टिमुलस। डिफ्लेशन मैंने आपको बताया है कि डिफ्लेशन का ये मतलब नहीं होता कि भाई आपकी ग्रोथ ख़त्म हो रही है। इनफैक्ट इसका ये मतलब होता है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो प्रॉपर नेगेटिव फिगर्स में जा रहा है, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन अगर नेगेटिव फिगर में जा रहा है तो इसका ये मतलब कि भाई डिमांड जो है, इन्फ्लेशन का ग्रोथ की परसेंटेज की बात नहीं करो, इन्फ्लेशन का ग्रोथ अगर परसेंटेज की बात करें तो अच्छी बात है। इन्फ्लेशन ही प्रॉपर मतलब इन जनरल गुड्स के दाम कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए चाइना ने ये चीज़ बोला है कि भाई और ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी ख़राब होता है। अगर मान लो आप एक गुड्स खरीद रहे हो भाई, 1 लाख का अगर आप एक फ़ोन खरीद रहे हो और आपको पता है कि भाई कल को ये हो सकता है डिमांड कम होने के कारण ये फ़ोन का प्राइस 90,000 चल जाए, तो आप और नहीं खरीदोगे उसे, और नहीं खरीदोगे तो और डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो और प्राइसेस कम होंगे, मतलब समझ लो स्पाइरल बनते जाएगा। फिर आप और एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइसेस और कम होंगे तो फिर मैं तब जाके कर दूँगा, तो डिमांड हमेशा पोस्टपोन होते जाता है इसमें। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है एंड इस स्पाइरल से निकलना इकोनॉमी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि भाई चाइना अभी जितना हद तक स्टिमुलस दे सकता था सब दे दिया उन्होंने। इंटरेस्ट रेट को वन ऑफ द लोएस्ट रखा अमंग्स दी मेजर ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब 1 ट्रिलियन के ऊपर जितनी भी इकोनॉमी है वो जहाँ एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं, चाइना उसे कम करते जा रहा है। अब चाइना के पास कुछ ही ऑप्शन है, मान लीजिए मार्केट में एकदम बॉम्बार्ड कर दिया अपने युआन से, ऑब्वियसली उससे युआन काफ़ी इफेक्ट होगा, बट यही सब तरीका बचता है अब चाइना के पास कुछ करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम है और थोड़ा कम कर भी दिए तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब चाइना जो है
उनके पास कम ही एवेन्यूज़ बच रहे हो सकता है गवर्नमेंट अब फाइनेंस करना चालू करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सो दैट मार्केट में थोड़ा फ्लो भी हो करेंसी का एंड थोड़ा डेवलपमेंट भी हो। गवर्नमेंट फाइनेंस करना, सब्सिडाइज करना चाहेगी एक्सपोर्ट्स को, सो दैट गुड्स बाहर भी जाएँ चाइना के, डंप करना चाहेगी फॉर दैट मैटर अलग अलग कंट्रीज़ में, सो दैट उनके जो प्रोडक्शन हो चुके हैं उनसे कुछ तो रियलाइजेशन हो वैल्यूज़ का इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि डिफ्लेशन तो है नहीं, तो इसके कारण चाइना थोड़ा डंप करना चाहेगी अपने गुड्स को। देखते हैं आने वाले टाइम में चाइना और क्या मेजर्स लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया टू बी वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075, गोल्डमैन सैश। देखिए गोल्डमैन सैश ने एक रिपोर्ट निकाला। गोल्डमैन सैश आई एम श्योर आपको बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता बता देता हूँ मैं। गोल्डमैन सैश एक टाइप का इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि कई इन्वेस्टमेंट करती रहती है अलग अलग कंपनीज़ में। इनके कई सारे डिविजन्स हैं, कई लोन प्रोवाइड करते हैं, कई मर्चेंट बैंकिंग करती है, कई कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है, तो इनके कई सारे डिविजन्स हैं। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स है ये। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है 52.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा कब तक, 2075 तक, एंड दैट विल सरपास इवन यूएसए, ठीक है। एंड चाइना इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट चाइना इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी व्हेन इट कम्स टू जीडीपी बाय 2075। अब ये रिपोर्ट कितना हद तक क्या सही रहेगा वो तो चले आने वाला टाइम बता पाएगा, बट हाँ इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया, काफ़ी चर्चा में है तो मैंने डिस्कस कर दिया। और क्या क्या चीज़ होगा, लेइंग एम्फेसिस ऑन इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी टू ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर आउटपुट फॉर ईच यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूटिलाइज। तो इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पुश करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आज का लास्ट न्यूज़ रहेगा ये कि सेबी टू सुप्रीम कोर्ट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई नेचुरल पर्सन्स इन एफपीआई अंडर ओल्ड रूल्स। देखिए ये न्यूज़ क्या है, सेबी ने अभी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला कि भाई अडानी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो पैनल बैठाया था, कि भाई सेबी ने अपने रूल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। सेबी ने ये चीज़ बोल दिया कि भाई आप जो है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का 2019 में जो अमेंडमेंट किया था, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का आपको अल्टीमेट बेनिफिशियरी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको होल्डिंग बताने की ज़रूरत है। अब होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई इसके कारण तुम क्या कर रहे हो, अब अडानी का जो अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी उसका पता नहीं लगा पा रहे हो। सेबी ये चीज़ बोल रहा है कि बॉस ये चीज़ पहले भी हम पता नहीं लगा सकते थे अगर हम ये रूल का अमेंडमेंट नहीं करते। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी पता नहीं लग पाता है कोई भी इन्वेस्टमेंट का, और अगर पता नहीं लग पाता तो हम अल्टीमेट होल्डिंग जो उस कंपनी का, मतलब होल्डिंग एज ए अल्टीमेट जो कंट्रोल किसके पास है उसको हम एज्यूम कर लेते कि उसके पास वही अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। लेकिन होता क्या है, बेनिफिशियरी एक अलग जन हो जाता है और कंट्रोल एज एन वो फर्म को चलाने का जो ताकत है या फंड को चलाने का जो ताकत है वो किसी और के पास हो जाता है। अब मान लो अडानी अगर कोई पर्टिकुलर एफपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका कंट्रोल किसी एक थर्ड पर्सन के पास है, और अडानी को थ्रू करते हुए भी हम बेनिफिशियल ओनर पता नहीं कर पा रहे, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई बंदा जो चला रहा है वही बंदा जो कंट्रोल कर रहा है वही ओनरशिप है। बट क्या वो सच है? वो नहीं है सच। तो सेवन ने ये चीज़ हाईलाइट किया कि भाई हम तब भी पता नहीं कर सकते थे, हमारे अमेंडमेंट से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। तो यही एक न्यूज़ है जो कि मैंने आपको बस कुछ लाइनों में समझा दिया। अगर आप न्यूज़ को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। फिर सेबी ने ये भी चीज़ हाईलाइट किया कि 2014 का जो अमेंडमेंट था ना, उस पर सेबी ने ये चीज़ बोला कि भाई हमने ये चीज़ कर दिया था कि 25% ओनरशिप अगर एक पर्टिकुलर एफपीआई के पास है, एक उससे ज़्यादा 25% ओनरशिप एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो फिर बेनिफिशियरी ओनर कौन है उसको डिस्क्लोज करेगा। तो सेबी ने ये चीज़ बोला कि भाई हमारा इंटेंशन ये था ही नहीं कि भाई हम मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को कम करें, हमारा उस समय जो इंटेंशन था वो पीएमएलए को कर्व करने के लिए था। तो दोनों टाइम में दोनों लॉ बनाते समय हमारा इंटेंशन अलग था, एंड अगर हम वो लॉ नहीं भी चेंज करते तो आज के डेट में उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, अब जो सेबी कर रही है उसका इंटेंशन पता करने का है कि भाई वो पर्टिकुलर कंपनी एक एफपीआई जो है वो एक ही कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे कि सेबी ने वो रूल लेके आया कि भाई 25,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो फिर आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, या 50% से ज़्यादा ओनरशिप रहेगा
वो परसेंटेज एक बार आप बस चेक कर लीजिएगा। तो ये दोनों अमाउंट और परसेंटेज का इन्होंने एक क्राइटेरिया लेके आके बेनिफिशियरी ओनर का एक एड ऑन आपको फिर डिटेल देना पड़ेगा। तो ये से भी बोल रहे कि हम पता करें कि भाई मिनिमम शेयर होल्डिंग को कर मतलब डिस्टर्ब ना करें ये रूल, तभी हम जाके लेके आ रहे हैं। तो बस ये न्यूज़ था। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। हैव अ नाइस डे।